इंस्पेक्टर जैगम कहानी सुनाते सुनाते वो भी खामोश हो गए थे। जब वो बता रहे थे कि वो लड़का, फिर से उसकी आंखों में खौफ आ गया, उसने पानी मांगा, गिलास दिया गया और एक ही सांस में वो गटागट पानी पी गया और उसके चेहरे पे फिर से खौफ था। तो यहां तक बात करके जो हमें कहानी इंस्पेक्टर जैगम सुना रहे थे वो भी चुप हो गए और हम इंतजार कर रहे थे कि कहानी को वो आगे सुनाए। मजा आ रहा था कहानी का। उसके बाद इंस्पेक्टर जैगम बोले कि फिर नौजवान लफ्जों को जमा करने के बाद बोला, अगले दिन जब वो कॉलेज आई तो मुझसे नजरें चुरा रही थी, क्योंकि शायद मैंने उसके उस राज को मालूम कर लिया था। उसकी नजरों में शायद उसके घर को देखने के बाद मैं उससे दूर ना हो जाऊं, मैं उससे परहेज ना करना शुरू हो जाऊं, क्योंकि मैंने वो राज को जान लिया था कि वो जिस घर में रहती है वो इतना अच्छा घर नहीं है। लेकिन वो तो मुझे खुद ही बता चुकी थी। तो मैं हैरान ये था कि मुझसे इन बातों का कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन 2-3 दिन मुझसे कतराती रही, मैं उसको ढूंढता रहा और आखिरकार एक दिन मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने देख लिया आज भी मुझसे भागने की कोशिश कर रही है। मैं भागता उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, आयशा, मुझे पता है तुम 2-3 दिन से मुझे इग्नोर कर रही हो और जान के इधर उधर जाने की कोशिश करी हो। क्या मैंने गलती कर दी है? क्या हो गया है? तो बोली, मुझे कुछ काम है, मैं इसलिए जा रही थी। मैंने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी काम हो तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। इस बात पे तुम खफा हो कि मैंने तुम्हारा घर देख लिया, तुमने तो पहले दिन मुझे बता दिया था। तुम क्या समझती हो मैं पैसे के लिए तुमसे मोहब्बत कर रहा था, तुम्हारे घर के लिए तुमसे मोहब्बत कर रहा था। तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, ओढ़ना मुझे पता है बहुत अमीरों की तरह है, लेकिन तुमने मुझे खुद बता दी थी ये सारी बातें। तो तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इज्जत पैदा हुई थी कि तुमने हकीकत बता दी। और आज उस घर को देख के तुम्हें क्या लगा कि मुझे कोई झटका लगेगा, शौक पहुंचेगा और मैं हैरान हो जाऊंगा? मैं कतई हैरान नहीं हुआ आयशा। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि अगर तुम्हारा ऐसा घर है तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे घर में रहते हुए खुश रहूंगा या ना खुश रहूंगा? मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है। हम अपना घर और बनाएंगे। जब हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो तुम क्या समझती हो यही घर होगा? मैंने इस तरह की उससे बातें शुरू कर दी कि उसका अंदर जो भी एक चल रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और मैंने उसे बिठाया, मोहब्बत से बहुत ज़्यादा समझाया। तब उस दिन उसकी और मेरी मोहब्बत और पुख्ता हो गई। वो जो दोस्ती इस अंदाज में थी वो मोहब्बत की तरफ ऐसी चली गई कि उस दिन मैंने अपना सारे हाले दिल बता दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जीवन बिताना है, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। सब खुशियाँ होंगी हमारे पास, हम अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद सब कुछ करेंगे, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, वो सब कुछ लेंगे। तुम भी पढ़ी हो, पढ़ रही हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, हम क्यों नहीं हासिल कर सकते? यूं हम दोनों क्या मोहब्बत, दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हम दोनों एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे। अब ऐसा होता कि मैं उसे कहता, हाँ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, तो उसके अंदर वो खौफ, वो झिझक खत्म हो चुकी, कहती हाँ छोड़ दो, लेकिन इस तरह के कोई और ना हमें देख सके कि मेरा घर कहाँ है। कॉलेज की जितनी भी लड़कियां थीं, कई दफा उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि आयशा हमें अपने घर लेके चलो, लेकिन वो किसी को अपने घर लेके नहीं जाती थी। लड़कियां उसको अपने घर लेके जाती तब भी वो नहीं जाती थी। कोई ज़बरदस्ती करके कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता, कोई इवेंट होता तो उसको कोई बुलाता तो वो जाती थी, वरना उनके घरों में भी नहीं जाती, बस कॉलेज तक ही रहती थी। शायद वो अंदर से खौफजदा थी कि कोई उस राज को मालूम ना कर ले कि मैं एक गरीब से घर में रहती हूँ। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए मुझको अक्सर छोड़ कर आता। वो मुझसे कहती, बस मैं एक दफ़ा बाबा से बात कर लूँ, मैं तुम्हें फिर बाबा से मिलवाऊँगी, बुरा मत मानना। तुम जब मुझे घर छोड़ने आते हो मैं तुम्हें अंदर भी नहीं बुलाती। पहली दफ़ा तो तुम्हें पता है मेरे अंदर क्या चल रहा था, अब मुझे तुम्हें अंदर बुलाना चाहिए, लेकिन मेरा बाप है और मैं एक दफ़ा बाप को बता दूं, उसके बाद मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, उनको एतमाद में लेना होगा, फिर तुम अंदर भी आ सकते हो, मैं तुम्हें चाय की ऑफ़र भी करूँगी और तुम मेरे घर आओगे। मैं उसे कहता, हाँ ज़रूर, तुम एक दफ़ा अपने वाले साहब से बात कर लो, फिर हम बैठ के ज़रूर गपशप करेंगे, मैं तुम्हारे घर चाय पीने आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे घर अपने वालिदैन को भी तो मैंने भेजना है ना। मैं ऐसी बात करता और शर्मा जाती। कॉलेज की छुट्टियां आ रही थी और उसने मुझे बताया, राशिद तुम जानते हो हमारा
आबाई घर जो है वो एक छोटे से गांव में है। हम वहां जा रहे हैं और हो सकता है हम तकरीबन कोई 3 महीने इस दफ़ा वहां पे रहें और हम ना मिल सकें। हमारी 3 महीने बाद मुलाकात होगी। तो मैंने उससे कहा, तुम 3 महीने के लिए जा रही हो? यार मैं तो उदास हो जाऊंगा। फिर आज इकट्ठे खाना खाते हैं। उस दिन हमने इकट्ठा खाना खाया, दिन गुजारा इस अंदाज में कि उसके जाने से पहले एक दिन मैं सारा उसके साथ गुजार लूँ। हमने एक बहुत अच्छा दिन गुजारा और यूं उसको मैंने घर छोड़ा। अगले ही दिन उसने चले जाना था और मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू हो गया। यहां तक कि कॉलेज शुरू हो गए, छुट्टियां ख़त्म हो गई, मैंने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, लेकिन आयशा अभी तक कॉलेज नहीं आई थी। बहुत सारी उसकी सहेलियां जान चुकी थी कि आयशा मुझसे प्यार करती है, वो हल्का फुल्का इजहार भी कर चुकी थी। उसकी सहेलियां मुझसे पूछते, राशिद आयशा का कोई पता? और मैं उनसे कहता, आयशा अपने आबाई घर गई है और यही कह के कि शायद थोड़ा सा वो लेट हो जाएगी, लेकिन आ जाएगी। यहां तक कि जो उसने 2 या 3 महीने में आना था, वो अगला महीना भी गुजर गया। यहां तक कि 5वां महीना अब ख़त्म होने वाला था और मेरे दिल को कुछ हो रहा था। राब्ता मैं कर नहीं सकता था। वहाँ का कोई फ़ोन नंबर तो मेरे पास था नहीं कि मैं कोई कॉल करता। मोबाइल का तो दौर नहीं था, दूसरे फ़ोन होते थे। मेरा दिल अजीब सा, मैं एक एक दिन गुजार रहा था। कहाँ 3 महीने, 4 महीने गुजर गए और 5वां महीना शुरू हो चुका था और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। मैं कैसे पता करूं, क्या करूं? तब मैंने फैसला किया कि हिम्मत करूं और आयशा के घर जाता हूं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसका बाप दरवाज़ा खोल देगा तो मैं उसको कह दूंगा कि कॉलेज की तरफ से आया हूं, कॉलेज वाले सारे परेशान हैं, आयशा कॉलेज क्यों नहीं आ रही। ये तकरीबन दिन के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा कि मैं मोटरसाइकिल चला के उस इलाके में पहुंचा। तो वो एक ऐसा घर था जो कच्चा सा बना हुआ था। उसके इर्द गिर्द घर तो थे, लेकिन काफ़ी दूर दूर बने हुए थे। ये अकेला बना हुआ घर था। तो मैं उस घर के पास गया, बाइक मैंने खड़ा किया और जाके बेल देखी, कोई बेल वगैरह हो। बेल तो थी नहीं, तो मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मैं इंतज़ार करने लगा कि कोई अंदर से आए और दरवाज़ा खोले। उनका इस अंदाज का ये गेट लगा हुआ था, पुराना सा। जो बड़ा गेट था उसके बाहर ताला लगा रहता था और जो छोटा गेट था वो अंदर से खोलते थे। और जब वो गए भी थे तो वो छोटे गेट को अंदर से बंद करके बाहर वाले गेट को हमेशा की तरह ताला लगा के गए थे। मैंने वो गेट ठक 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 खटखटाया, इंतज़ार किया, कोई भी ना आया। फिर दूसरी दफ़ा खटखटाया, शायद मैंने कहा बुज़ुर्ग हों, उनके वाले साहब ना सुन पा रहे हों। तीसरी दफ़ा ज़ोर से मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब ना मिला। तो मैं समझा इसका मतलब है वो अभी तक वापस नहीं आए। काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहने के बाद मैंने अपने बाइक को स्टार्ट किया और घर की तरफ रवाना हो गया। मैं कैसे पता करूँ उनके गांव कहाँ जाऊँ, क्या हो गया है, कौन सी परेशानी लाहक हो गई है। वो और उसके बाप ही तो रहते थे, खुदा जाने क्या परेशानी हो गई है। अब ये होने लगा कि मैं घर तो पहुंच गया, रात सारी परेशान रहा। अगले दिन मैंने फैसला किया कि हर 2 दिन 3 दिन के बाद मैं जाके वहीं घर के दरवाजे को खटखटाऊंगा। इर्द गिर्द के लोगों से शायद पता करने की कोशिश करूंगा, वो लोग शायद कुछ जानते हैं और मेरी हेल्प कर सकें। और ऐसा ही होने लगा। अब 2-3 दिन के बाद मैं जाता, दरवाज़ा एक दफ़ा नॉक करता, बाहर ताला पड़ा होता और इधर उधर लोगों को देखता, पूछता। किसी को कुछ भी नहीं पता था और वैसे भी ज़्यादा लोगों से पूछा भी नहीं जा सकता था। तकरीबन कोई 25-30 दिन मुझे इसी तरह लग गए आयशा के घर के इर्द गिर्द घूमते हुए कि एक दिन मैं आयशा के घर की तरफ ही जा रहा था कि मैं आयशा के दरवाजे के सामने, घर के दरवाजे के सामने पहुंचा तो ताला लगा हुआ था और मैं आगे की तरफ बढ़ने ही लगा कि आगे जाके शायद फिर देखूं किसी बंदे को पता हो। तो वहीं पे मेरा एक पुराना दोस्त बाइक पे सवार हुए सामने से आ रहा था। मैं आयशा के घर के सामने से गुजरने ही लगा था कि वो एकदम से सामने आ गया और जैसे आया तो मुझे देख के उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मिला और मुझे कहता है कि तू इधर क्या कर रहा है। मैंने कहा यार बस एक काम से आया था। उसका घर काफ़ी आगे था, वो वहीं से गुजर रहा था। तो मुझे एकदम देख के कहता है घर को, आजा यार इस घर को छोड़ दे, आगे चलते हैं कहीं। मैंने कहा इस घर को छोड़ दे क्या मतलब? कह रहा है भाई ये भूतिया घर है। मैं कहा क्या? और कह रहा है भाई छोड़ देना, आजा आजा चलते हैं।
तो मैं एकदम से चौंक पड़ा और हम चले गए और जाके एक होटल में बैठे, कहता है चाय पीते हैं। हमने चाय मंगवाई, ऑर्डर किया और मैं बेचैन था कि उसने कैसे जुमले कहे थे। तो मैंने कहा, कहता है और सुना, उधर का क्या हाल है, बाप का क्या हाल है, ये पूछना शुरू हो गया। मैंने कहा यार उस घर के सामने से क्या निकाला, क्या हुआ है? कह रहा है यार छोड़ देना, ऐसे घरों को डिस्कस भी नहीं करते जहाँ पे इस तरह के वाक़यात हों। मैंने कहा यार बताएगा तो मुझे पता लगेगा, मुझे बता तो सही, वहम में डाल दिया, मैं तो परेशान हो गया हूँ, क्या है इस घर में। मैं उसको नहीं बताना चाह रहा था कि मेरी दोस्त आयशा का घर है। तो इसने इधर उधर देखा जैसे कोई हमें सुन तो नहीं रहा। कहता है यार, कहते हैं मेरे बाप ने कहा हुआ है जब ऐसे घरों के बारे में बातें भी करें ना तो ये मखलूक सुन लेती है। तो मैं डर रहा हूँ यार, मैंने बातें की तो ये ना हो ये मखलूक मेरे पीछे पड़ जाए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, क्या हुआ है? कहता है यार वो जो घर जिसके आगे तू गुजर रहा था ना, तू रुका था और मैं भी वहीं पे आया था, तो मैं जल्दी से इसलिए तुझे ले आया, वहाँ पे बाप बेटी रहते थे और वो जो बाप बेटी उनको किसने कत्ल कर दिया था, और इस अंदाज में कत्ल कर दिया था कि बाकायदा उस घर से बदबू आनी शुरू हो गई थी। उनकी लाशें, उनके जिस्म गल गए थे। तब किसी ने पुलिस को इतला की थी और वहां गए थे तो पता लगा था कि उनके जो जिस्म थे कब के गले सड़े पड़े थे। मतलब कब के से मुराद 3-4 दिन, 5 दिन या 6 दिन हो गए थे उनको मरे हुए। डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन उनको मार दिया गया था। तब से घर बंद पड़ा हुआ है। मुझे तो भाई डर लगता है। मैंने कहा तू किस घर के बारे में कह रहा है? कह रहा है यार वही घर जहां तू खड़ा था, इस तरह वो अकेला ही तो है उस इलाके का घर, तुझे पता तो है, वो पुराना सा घर। मैं और उलझ गया कि इसने क्या बात की है, इसने क्या कह दिया है। वो मजीद बात नहीं करना चाह रहा था, कह रहा था तेरे देख बहुत ज्यादा इसरार करने पे मैंने बता दिया, मैं ज्यादा नहीं बता सकता भाई, मेरे पीछे ना पड़ जाए। सुना है इनकी जो होती है ना रूहें भटकती हैं। खैर हमने चाय पी और उसके बाद वहाँ से उसने कहा चलते हैं। वो अपनी राह चला गया और मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा कि ये चला जाए और मैं फिर से उस घर की तरफ जाऊं। क्या ये इसी घर के बारे में कह रहा था, क्या कह रहा था? मैं उलझन का शिकार हो गया था। मैं फिर से आहिस्ता आहिस्ता, कहीं उसका आमना सामना ना हो, वो देख चुका कि वो जा चुका है, अब उससे मेरा आमना सामना नहीं होगा। मैं चलता चलता खैर उसी घर के फिर करीब पहुंच गया। अब अंधेरा हो चुका था, वो घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अब मैं वहां खड़ा सोच रहा हूं, आ तो मैं गया हूं, अब किसी से क्या पूछूं, किसी से क्या बात करूं? मेरा दोस्त एक अजीब सी बात मेरे दिमाग में डाल के, पता नहीं उसको गलत फहमी हुई थी, किसी और घर के बारे में कह गया था, वो इसी घर का कह रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर मैं वहां से वापस आ गया, लेकिन मैं फैसला कर चुका था कि मैं इस खोज को पता लगा के ही रहूंगा, मामला है क्या। मजीद 2-3 दफ़ा मेरे चक्कर लगे, आयशा का घर उसी तरह बंद पड़ा था। लेकिन एक दिन अचानक जब मैं बस स्टॉप, जो उस घर के करीब ही एक बस स्टॉप बनता है लियारी का, मैं उस बस स्टॉप के आगे से गुजर रहा था। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मैं सोचों में गुम था कि क्या है, कैसे पता करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने देखा बस स्टॉप पे आयशा खड़ी है। और जैसे ही मैंने दूर से, मैं रोड की परली सिम था और वो रोड की परली सिम थी, और मैंने जैसे ही देखा कि वो आयशा है, मैं उसके घर से एक तरह से वापस आ रहा था और शायद वो बस स्टॉप पे एक ऐसी जगह पे खड़ी थी जो अपने घर की तरफ जा रही थी। इस एक स्टॉप के बाद अगला स्टॉप उसका घर था। और मैंने जैसे ही आयशा को देखा तो फौरी तौर पे मैंने बाइक को मोड़ा कि फौरन आयशा के पास पहुंच सकूं। मैंने उसको दूर से पहचान लिया था। मैं इतनी देर में कि मैं बाइक मोड़ता, ट्रैफिक गुजर रही थी कि एक बस आई और मैं जब तक उस बस के करीब पहुंचा, आयशा उस बस के अंदर सवार हो गई। मैं जान चुका था कि आयशा अब इस बस के अंदर है, तो मुझे अब इसके पीछे जाना है और ये यकीनन अपने स्टॉप पे उतरेगी। मैं चलता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ बस के पीछे चलने लगा और ऐसा ही हुआ। आयशा के घर के पास जो स्टॉप था वहां पे बस वाकई रोक दी गई। जैसे ही वो बस रुकी, वहां पे सिर्फ आयशा नीचे उतरी और अगले गेट से आयशा उतरी, पिछले गेट से 2-3 सवारियां और उतरी। क्योंकि मैं बस के बिल्कुल पीछे वाली साइड से था, वो जो 2-3 लोग उतरे थे वो मेरी ही सिमत आना शुरू हो गए और आगे बढ़ गए और बस चली गई। मैं पीछे पीछे जाता हुआ आयशा के करीब पहुंच गया। मैंने आवाज दी, आयशा। वह एकदम से चौंक पड़ी और मुड़ के मुझे देखा और उसके चेहरे पे एकदम से मुस्कुराहट आ गई। राशिद तुम? मैंने कहा हाँ आयशा।
कहाँ हो तुम? मैं इतने अरसे से परेशान हूं। मेरे अंदर जितने भी सवालात थे, जितनी भी टेंशन थी, एक ही सांस में मैंने सारा बयान कर दिया। वो सुनती रही और बोली, रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हें सब तफसील से बताती हूं, आओ मेरे साथ। अब वो थोड़ा सा ही फासला था कि मैं उसको घर का क्या कहता। वो चल पड़ी और मैं उसके पीछे चल पड़ा। दरवाजे पे पहुंची, उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक खांसती हुई आवाज आई। उसके बाप की आवाज थी। उसने आगे से कहा, बाबा मैं हूं आयशा। दरवाजा खोल दिया गया और जैसे ही दरवाजा खोला गया तो एक बूढ़ा सा ज़ईफ सा शख्स सामने खड़ा था और मैं भी वहीं खड़ा था। तो आयशा बोली, बाबा ये राशिद हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। आपको मैं इनके बारे में बता चुकी हूं ना, ये वही हैं। तो वो बोले, अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खोल दिया गया। कहते हैं बाइक भी अंदर लिया। उन्हें इस अंदाज में जाके आयशा गई कि बड़े गेट को उन्होंने खोला, दरवाजे से मैंने बाइक अंदर की और मैं अंदर चला गया। इस घर के अंदर हम जैसे ही दाखिल हुए, बिल्कुल राइट साइड के अंदर उनका वॉशरूम टॉयलेट इस तरह का बना हुआ था। लेफ्ट साइड पे एक कमरा बना हुआ था। ये एक तरह की गली टाइप सी थी। इस गली में से राहदारी कह लीजिए, कॉरिडोर कह लीजिए, छोटी सी गुजर के ऊपर छत पड़ी हुई थी। आगे गुजर के गए, आगे एक सहन सा था। सहन के आगे 2 कमरे बने हुए थे, छोटा सा एक सहन था। जब हम उन 2 कमरों में से एक लेफ्ट साइड वाले कमरे के अंदर दाखिल हुए हैं तो ये एक ड्राइंग रूम टाइप बड़ा कमरा था और इन दोनों कमरों के बीच में किचन बना हुआ था। अंदर जब बैठे, घर जितना बाहर से बुरा था, अंदर से उतना, बुरे से मुराद गरीबों वाला था, गुर्बत का मुजाहरा करता था, अंदर से उतना गुर्बत वाला नहीं था। उसकी हालत बेहतर थी। एक सोफे पे जाके मैं बैठ गया। उनके वालिद साहब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे, वो एक जगह पे बैठ गए और कहा, बेटी चाय बनाओ। उसने कहा, जी बाबा। आयशा मेरे लिए चाय बनानी चली गई और वो सामने बैठ गए और मुझसे बोले, हाँ बरखुरदार, क्या नाम बताया था तुम्हारा? मैंने कहा, जी राशिद। कहते, हाँ राशिद, मुझे बताया है आयशा ने कि तुम उसके साथ पढ़ते हो, तुम उसके क्लास फेलो हो, बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू कर दिया। वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें मुझसे पूछते रहे और ऐसे बहुत सारे सवालात करते रहे। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर तक आयशा आई। उसने चाय ला के 1 कप मेरे सामने रख दिया और मैंने वालिद साहब की तरफ इशारा कि आप चाय नहीं पिएंगे? उसने कहा, नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो मैं अब आयशा की तरफ मुखातिब हुआ, जैसे उससे पूछना चाहता हूँ कि आयशा क्या हुआ, तुम कॉलेज नहीं आ रही? सारे बहुत परेशान हैं और मैं भी यही पता करने के लिए आता रहा हूँ। सारे कहते थे कि पता करो आयशा का क्या माजरा है, वो क्यों नहीं आ रही, सब खैरियत है ना? तो वो बोली, मेरे वालिद साहब गाँव जाकर बहुत बीमार हो गए थे, वहाँ उनका बहुत इलाज हो रहा था। गांव के कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि वालिद साहब बूढ़े हो चुके हैं और मैं उनकी सिर्फ एक बेटी हूँ, औलाद कोई है नहीं। तो हमारे जो रिश्तेदार हैं गांव के लोग, वो जो हमारी ज़मीनें जिससे थोड़ा बहुत हमें हर साल का आ जाता है, वो हथियाना चाहते हैं। हम उसी ज़मीनों के मसलों को ही हल करने के लिए गए थे। तो वहाँ हमें पता लग गया कि उनके दिलों में मैल आ चुकी है और वो हथियाना चाहते हैं। वालिद साहब क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बीमार हो गए, उनका इलाज चलता रहा और उसके बाद हम जल्दी से वापस आना चाहते थे लेकिन लेट हो गए। लेकिन हमें बहुत सारी साजिशों का पता लगा कि वो मेरे वालिद को मारना चाहते हैं, ज़मीन हथियाना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि हम खुद ही अगर उनको ज़मीन दे दें तो हमारा पीछे छोड़ देंगे। और मैंने भी वालिद से ये कह दिया था, इस ज़मीन के लिए मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, आप इनको दे दें। और हमने उनसे मोहलत यही मांगी कि ठीक है, हम आपको ज़मीन दे देंगे। और हम वापस शहर आ गए। ये जो घर जिसमें तुम बैठे हो, ये किसी को भी नहीं पता, उन रिश्तेदारों में से भी किसी को नहीं पता कि शहर के कौन से हम घर में रहते हैं। इसीलिए इस घर को कभी भी किसी को नहीं दिखाया कि दुश्मनदारी है। बहरहाल अब मैं कोशिश करूंगी कॉलेज आऊँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे वालिद साहब की तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं कॉलेज आ सकूँ। इनको बहुत देखभाल की ज़रूरत है। तो वालिद साहब बोल पड़े, मैं तो कहता हूँ इसको कॉलेज जाओ, मेरा क्या है, बस जितने दिन ज़िंदगी के लिखे हैं मैं जी लूँगा और मैं चला जाऊँगा। लेकिन आयशा बोली, नहीं है बाबा, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। मैं कुछ देर बैठा लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने उनसे कहा, अब मैं चलता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ।
तो आयशा ने कहा आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। आयशा जब मुझे छोड़ने के लिए बाहर की तरफ आ रही थी तो मैंने उसे पूछा, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करनी है, बहुत ज़्यादा, वालिद साहब के सामने तो मैं कोई भी बात नहीं कर सका, अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये मुझे बताओ तुम कब मिलोगी मुझसे? उसने कहा राशिद अभी कुछ टाइम के लिए मैं तुमसे नहीं मिल सकती, इसलिए कि मुझे बाहर भी नहीं जाना, मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मैं दरवाज़ा भी नहीं खोलती हूँ, हमें डर होता है कि उन्हीं में से कोई ना हो। तो बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, अब कुछ अरसा मुझसे अभी ना मिलना, और उसके बाद अगर तुम्हें मिलना हो तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं कि इस पहर आना, रात के इस पहर आके दरवाजे को इस अंदाज में खटखटाना, मैं समझ जाऊंगी तुम आए हो, मैं टाइम देखूंगी कि तुम आए हो, और जिस अंदाज में मैं तुम्हें बता रही हूं दरवाजे को खटखटाना कि 3 दफ़ा पहले नॉक करना, ठक ठक ठक, उसके फौरन बाद फिर से 3 दफ़ा नॉक करना, ठक ठक ठक, और उसके बाद जब तुम नॉक करना तो 4 नहीं 5 दफ़ा नॉक करना, ठक 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 ठक, यानी पहले 3 दफ़ा, साथ ही गैप दे के फिर 3 दफ़ा, फिर उसके बाद इस तरह मैं समझ जाऊंगी, दरवाज़ा खोलूंगी, लेकिन वो भी उस सूरत में जब तुम्हें एमरजेंसी हो, वरना मत, वरना मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी। मैंने बाइक पे सवार हुआ, वालिद कहीं देख ना लें, एक वालिद का भी एहतराम होता है, मैंने जल्दी से बाइक बाहर निकाली और मैं रवाना हो गया। मैं अपने घर तो गया लेकिन बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था कि ये क्या माजरा है। उसने जो बताया है, आज पहली दफ़ा घर भी बुला लिया, उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई थी, लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ये था कि क्या ऐसा हो गया है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं कोई प्लानिंग करूँ, मैं कुछ सोचूँ कैसे मैं इनकी मदद करूँ, कौन सी दुश्मनदारी है, क्या है। मैं खुद अभी एक स्टूडेंट हूँ, क्या अपने वालदैन से बात करूँ, अपने किसी दोस्तों से बात करूँ, क्या करूँ। ये सब सोचते सोचते मैं घर तो पहुँच गया, लेकिन रात को सोए हुए एकदम से मेरी आँख खुल गई, और जैसे ही मेरी आंख खुली मैं एकदम से चौंक गया।